तो आवेश का इलेक्ट्रॉन सिद्धांत, इलेक्ट्रॉन सिद्धांत से पहले मैं थोड़ा सा परमाणु के बारे में बताऊं। परमाणु क्या है? परमाणु प्रकृति का वह छोटे से छोटा कण है जिसे और ज्यादा विभाजित नहीं किया जा सकता। परमाणु क्या है? प्रकृति का वह छोटे से छोटा कण जिसे और ज्यादा विभाजित नहीं किया जा सकता। क्या कहलाता है? परमाणु। अब परमाणु में क्या क्या चीज पाई जाती है वो चीज देखते हैं। परमाणु के बारे में जो जनरली संरचना अपन देख के आए वो इस प्रकार से होती है कि परमाणु के बीचों बीच क्या पाया जाता है? नाभिक। परमाणु में क्या पाया जाता है? नाभिक। और नाभिक में क्या पाए जाते हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार कक्षाओं में चक्कर कौन लगाते हैं? इलेक्ट्रॉन। तो सबसे पहले यहीं से परमाणु स्टार्ट करते हैं। तो इलेक्ट्रॉन सिद्धांत, आवेश का इलेक्ट्रॉन सिद्धांत, इसमें 5 या 6 परिकल्पनाएं जिनके बारे में अपन पहले पूरी तरीके से सुन चुके होते हैं, पढ़ चुके होते हैं, उन्हीं को बता। नंबर 1, परमाणु में, इसके अंदर बेटा परमाणु में क्या पाए जाते हैं? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और क्या पाए जाते हैं? न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। परमाणु में क्या पाए जाते हैं? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। पहला, इनमें जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन हैं वो कहां पाए जाते हैं? नाभिक में। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहां पाए जाते हैं? नाभिक में पाए जाते हैं। तीसरा, इनमें जो प्रोटॉन होता है वो धनावेशित होता है और जो न्यूट्रॉन होता है वो उदासीन होता है। प्रोटॉन कैसा होता है? धनावेशित होता है और न्यूट्रॉन कैसा होता है? उदासीन होता है परमाणु के अंदर। और परमाणु में क्या मिलते हैं? ये नाभिक के अंदर। अब कहां इलेक्ट्रॉन कहां रह गए भाई? 3 चीज पाई जाती है परमाणु में, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। प्रोटॉन धनावेशित होता है, इलेक्ट्रॉन ऋणावेशित होता है, न्यूट्रॉन उदासीन होता है। यहां जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहां पाए जाते हैं? नाभिक में। तो इलेक्ट्रॉन कहां है? इलेक्ट्रॉन कहां पाया जाएगा? वृत्ताकार कक्षाओं में। इलेक्ट्रॉन कहां चक्कर लगाता है? वृत्ताकार कक्षाओं में। तो चौथा पॉइंट, इलेक्ट्रॉन वृत्ताकार कक्षाओं में पाया जाता है। वृत्ताकार कक्षाओं में उपस्थित रहता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन वृत्ताकार कक्षाओं में उपस्थित रहता है। इसके बाद 5वां पॉइंट और 6वां पॉइंट, 2 पॉइंट और बना। वृत्ताकार कक्षाओं में उपस्थित रहता है एक, और इस पे जो आवेश होता है ये कैसा होता है? इलेक्ट्रॉन ऋणावेशित होता है। इसी में लिख देता हूं, इलेक्ट्रॉन कैसा आवेशित होता है? ऋणावेशित होता है। परमाणु में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन पाए जाते हैं, या प्रोटॉन और न्यूट्रॉन नाभिक में पाए जाते हैं। प्रोटॉन धनावेशित होता है, न्यूट्रॉन उदासीन होता है, इलेक्ट्रॉन वृत्ताकार कक्षाओं में चक्कर लगाता है, और इलेक्ट्रॉन कैसा होता है? ऋणावेशित होता है। यदि किसी परमाणु में प्रोटॉनों की संख्या, किसकी संख्या? प्रोटॉनों की संख्या अधिक हो, किससे? इलेक्ट्रॉनों की संख्या से। प्रोटॉनों की संख्या अधिक हो, किससे? इलेक्ट्रॉनों की संख्या से। तो परमाणु धन आवेशित होता है। वो ना परमाणु कैसा होता है? धन आवेशित। ये पॉइंट नोट करो। यदि परमाणु में प्रोटॉनों की संख्या ज्यादा है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या कम है, तो परमाणु कैसा हो जाएगा? धन आवेशित हो जाएगा। परमाणु कैसा हो जाएगा? धन आवेशित। और यदि प्रोटॉनों की संख्या कम है, किससे? इलेक्ट्रॉन की संख्या से, तो कैसा हो जाएगा? वो ऋण आवेशित हो जाएगा। ऊपर लिख देता हूं इसको, प्रोटॉन की संख्या अधिक हो। अगला पॉइंट क्या बना देता हूं? प्रोटॉन अधिक हो, किससे? इलेक्ट्रॉन से। प्रोटॉन अधिक हो, किससे? इलेक्ट्रॉन से। तो अपने पास कैसा हो जाएगा? वो प्रोटॉन अधिक हो इलेक्ट्रॉन से जब तो धनावेशित हो गया। प्रोटॉन कम हो, किससे? इलेक्ट्रॉन से। तो कैसा हो जाएगा? वो ऋणावेशित हो जाएगा। और प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन एक दूसरे के बराबर हो तो कैसा हो जाएगा? उदासीन हो जाएगा। ठीक बेटा, यहां तक अपने पास इलेक्ट्रॉन सिद्धांत आता है। ये भी टॉपिक है।
इसके बाद छोटे से मैं 2 या 3 न्यूमेरिकल के बारे में बात करूंगा, कई बार वो आता भी है, क्योंकि कक्षा 11वीं के 3 टॉपिक या 4 टॉपिक जो कक्षा 11वीं में अपन पढ़ चुके हैं उनमें से आता है। नोट में लिखाता हूं वैसे मैं उनको। पहला पॉइंट, पदार्थ की मात्रा। कक्षा 11वीं के 3 नोट जो मैं यहां लिखाता हूं उनके बारे में पहले बता रहा हूं, जिससे कि मैं 2 न्यूमेरिकल आपको यहां कराऊंगा, 2 या 3, तब तक मेरी 1 घंटे क्लास भी हो जाएगी। तो पहले हम पढ़ गए मूल मात्रक पढ़े, मूल मात्रक को माता है मोल, 1 मोल। 1 मोल की डेफिनेशन क्या है, बहुत अच्छे से पढ़ गए। क्या पढ़ गए? 6C12 के कितने ग्राम में? 12 ग्राम में उपस्थित, कितने ग्राम में? 12 ग्राम में उपस्थित पदार्थ की मात्रा। 6C12 के 12 ग्राम में उपस्थित पदार्थ की मात्रा क्या होती है? 1 मोल। ये पढ़ के है ना, 6C12 के 12 ग्राम में उपस्थित पदार्थ की मात्रा क्या होती है? 1 मोल। सही। ये 12 क्या है? 6C12 यहीं से तो दिया है। मैं तो 6C12 नहीं ले रहा भाई, मैं तो 7N14 लेना चाह रहा हूं। 6C12 नहीं ले रहा बच्चों, मैं क्या लेना चाहता हूं यहां पे? 7N14। तो 6C12 के तो 12 ग्राम में है, 7N14 के कितने ग्राम में होगा? 14 ग्राम में। कितने ग्राम में होगा? 14 ग्राम में। उपस्थित परमाणु की मात्रा कितनी हो जाएगी? 1 मोल। इसका मतलब ये जो 6C12 7N14 में 12 और 14 है क्या है? ये जो 12 और 14 लिखा गया है ये है क्या? इसे बोलते हैं अपन द्रव्यमान संख्या। क्या बोलते हैं इसे बेटा? द्रव्यमान संख्या। अणुगति सिद्धांत के अंदर पढ़ी हुई है अपन ने ये द्रव्यमान संख्या। तो द्रव्यमान संख्या के बराबर ग्राम, 12 ग्राम। इधर द्रव्यमान की संख्या कितनी है? 14। तो कितने ग्राम है? 14 ग्राम। नहीं, मैं तो 10Ne20 लूंगा भाई। कितना लिखूंगा? 10Ne20। तो इसके कितने ग्राम में? 20 ग्राम में। 10Ne20 के कितने ग्राम में? 20 ग्राम में। तो कुल मिला के द्रव्यमान संख्या के बराबर ग्राम। पहला नोट यही है, द्रव्यमान संख्या के बराबर ग्राम। द्रव्यमान संख्या के ग्रामों में पदार्थ की मात्रा, द्रव्यमान संख्या के ग्रामों में पदार्थ की मात्रा कितनी होती है? 1 मोल होती है। कितनी होती है? 1 मोल। द्रव्यमान संख्या के ग्रामों में, जितनी भी द्रव्यमान संख्या है, 20 है तो 20 ग्राम, 50 है 50 ग्राम, 92 यूरेनियम 235 लिया तो कितना ग्राम? 235 ग्राम में उपस्थित पदार्थ की मात्रा क्या होती है? 1 मोल। दूसरा पॉइंट अपन ने पढ़ा है, द्रव्यमान संख्या के बराबर ग्राम ले जाएं तो कितना होता है पदार्थ? 1 मोल। 1 मोल में परमाणुओं की संख्या क्या होती है? एक मोल में परमाणु संख्या क्या होती है? पढ़ रखा है, कितनी होती है? आवोगाद्रो संख्या के बराबर। 1 मोल में परमाणु संख्या बराबर क्या होती है बेटा? आवोगाद्रो संख्या। एक मोल में परमाणु संख्या बराबर क्या हो गया? आवोगाद्रो संख्या। ठीक है, यानी कि द्रव्यमान संख्या, द्रव्यमान संख्या क्या लिखते हैं अपन? ए ग्राम में कितना पदार्थ रहेगा? 1 मोल। द्रव्यमान संख्या को क्या लिख रहा हूं मैं? ए। द्रव्यमान संख्या को ए से डिनोट करते हैं, क्योंकि परमाणु को सामान्यतः ऐसे लिखा जाता है ZXA। Z यहां पर परमाणु क्रमांक होता है, X तत्व का प्रतीक होता है और A उसकी द्रव्यमान संख्या होती है। तो A ग्राम में कितना पदार्थ है? 1 मोल। 1 मोल में परमाणु की संख्या कितने के बराबर है? आवोगाद्रो संख्या के बराबर। 1 ग्राम
1 मोल के बराबर है, और 1 मोल किसके बराबर है? अवोगाद्रो संख्या के बराबर। तो कुल मिला के 1 ग्राम कितने के बराबर आ गया? अवोगाद्रो संख्या के बराबर। 1 ग्राम कितने के बराबर आ गया? अवोगाद्रो संख्या के बराबर। आगे नहीं आगे भाई? तो सीधा सीधा तीसरा पॉइंट यही आता है। तीसरा नोट, यहां पे नोट अपन डालते हैं। तीसरा नोट यही है कि द्रव्यमान संख्या के ग्रामों में परमाणुओं की संख्या बराबर क्या रहेगी? अवोगाद्रो संख्या Na से रिप्रेजेंट करते हैं अवोगाद्रो संख्या को, Na से अवोगाद्रो संख्या के बराबर। अब यहां छोटे छोटे 2 पॉइंट हो गए। पहला, द्रव्यमान संख्या के बराबर पदार्थ में क्या रहेंगे? 1 मोल पदार्थ रहेगा। द्रव्यमान संख्या के बराबर जितना भी द्रव्यमान संख्या दे रखी है उसमें ग्राम ले लो उस पदार्थ के। 10 द्रव्यमान संख्या दे रखी है, 10 ग्राम ले लो। 6 सी 12 द्रव्यमान संख्या दे रखी है, 12 ग्राम ले लो। 7 N 14 द्रव्यमान संख्या, 14 ग्राम ले लो। 10 Ne 20 मैंने लिखा अभी, 20 ग्राम ले लो। द्रव्यमान संख्या की जितनी भी दे रखी है उसके ग्राम लगा दें तो ग्राम किसके बराबर हो जाते हैं? 1 मोल पदार्थ के बराबर। 1 मोल जो पदार्थ है उसमें परमाणुओं की संख्या काउंट करें तो वो कितनी होती है? अवोगाद्रो संख्या के बराबर। और इन दोनों का जो निष्कर्ष निकलता हुआ है कि द्रव्यमान संख्या के बराबर जो ग्राम ले ली जाए तो उसमें परमाणु संख्या क्या हो जाती है? अवोगाद्रो संख्या के बराबर। 2 पॉइंट। अब यह तीसरा एक चौथा पॉइंट और है, जो अवोगाद्रो संख्या लिखी जाती है Na, इसकी जो वैल्यू होती है 6.023 गुणा 10 की घात 23, 23। Na का मान होता है 0.623, लास्ट में एक और आता है लेकिन 3 अंक तक ही लेते हैं। 6.023 गुणा 10 की घात 23, 23। इस प्रकार से एक नोट और है, 5वां, वो ये है कि कोई भी पदार्थ ले लो, उसमें कुल आवेश का मान, उसके कुल धन आवेश और उसके कुल ऋण आवेश के अलग अलग योगफल के बीजगणितीय योगफल के बराबर होता है। यानी कि किसी भी परमाणु का कुल आवेश उसमें उपस्थित कुल धन आवेश और कुल ऋण आवेश के बीजगणितीय योगफल के बराबर होता है। कुल उसमें कितना धन आवेश उपस्थित है, कितना उसमें ऋण आवेश उपस्थित है, इसी के आधार मैं आज आपको 2 छोटे छोटे न्यूमेरिकल करा रहा हूं। ये 2 न्यूमेरिकल इसी के आधार पर उपस्थित है। मैं इसको कॉर्नर में यहां पे लिख देता हूं कि इसमें कितना मान उपस्थित है, तो आप यहां से देख पाओगे बाद में। इधर लिख देता हूं, इन तीनों चारों नोटों को लिखूंगा बस, और कुछ नहीं है। पहला, द्रव्यमान संख्या के बराबर ग्राम में कितना पदार्थ रहेगा? 1 मोल। 1 मोल में कितने परमाणु रहेंगे? अवोगाद्रो संख्या के बराबर। द्रव्यमान, तो इसका मतलब क्या हो गया? द्रव्यमान संख्या के बराबर ग्राम ले लिए जाए तो कितने परमाणु हो जाएंगे? अवोगाद्रो संख्या के बराबर। अवोगाद्रो संख्या का मान होता है 6.023 गुणा 10 की घात 23। अब इन्हीं को मैं एक साइड में लिख देता हूं, उसके बाद न्यूमेरिकल स्टार्ट कर रहा हूं। 2 न्यूमेरिकल आपके लिए घर लूंगा, करके देखना है आपको। पहला यहां पे है A ग्राम बराबर क्या हो जाएगा? 1 मोल। दूसरा है 1 मोल बराबर क्या हो जाएगा? अवोगाद्रो संख्या Na। तीसरा A ग्राम किसके बराबर आ जाएगा? Na के बराबर। और चौथा अपने पास जो Na की वैल्यू है, अवोगाद्रो संख्या की वैल्यू है, वह है 6.023 गुणा 10 की घात 23। अब बात करते हैं क्वेश्चंस की। पहला क्वेश्चन यहां पे, पहले बिल्कुल मेरे वाले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, फिर धीरे धीरे बढ़ाएंगे। पहला क्वेश्चन, 7N14 की परमाणु पर कुल धनावेश और ऋणावेश कितना होगा? उससे पहले एक बात और बताऊं,
जैसे मैंने लिखा 7n14, तो इसमें 7 क्या होता है, पढ़ के आ चुके वैसे पहले। 7 क्या होता है, परमाणु क्रमांक। परमाणु क्रमांक किसका निर्धारण करता है? परमाणु क्रमांक निर्धारण करता है प्रोटॉनों की संख्या का। परमाणु क्रमांक किसका निर्धारण करता है? प्रोटॉनों की संख्या का। किसी भी नाभिक में, किसी भी परमाणु में नीचे जो लिखा गया है संख्या, तो परमाणु क्रमांक है, और परमाणु क्रमांक क्या होता है? उसका प्रोटॉनों की संख्या। दूसरा, ये ऊपर 14 लिखा हुआ है, 14 क्या होती है? उसकी द्रव्यमान संख्या। जितने प्रोटॉन लिखे जाते हैं, अगर उसमें कुछ ऊपर प्लस या माइनस नहीं लगाया जाए तो, क्योंकि प्लस और माइनस उसमें एक आगे पढ़ेंगे सीमापन बता देता है कि इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन किया गया है या अवशोषण किया गया है। उसके आधार पर जैसे 7n14 यहाँ पे 7n प्लस या n प्लस प्लस 3 लिख दिया, ऐसा कुछ करके लिखा जाए तो वो दिखाएगा कि इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित किए गए या अवशोषित किए गए, उसके आधार पर प्लस और माइनस का चिन्ह लगता है। 7 इसमें प्रोटॉन की संख्या है। जितने परमाणु में प्रोटॉन होते हैं उतने ही परमाणु में क्या उपस्थित रहते हैं? इलेक्ट्रॉन। तो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर होती है, तो 7 प्रोटॉन, 7 ही क्या हो गया इसमें? इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन का आवेश और इलेक्ट्रॉन का आवेश एक दूसरे के मान के बराबर होता है। प्रोटॉन का आवेश और इलेक्ट्रॉन का आवेश किसके बराबर होता है? एक दूसरे के मान के बराबर। अब देखें 7n14 में कुल कितने प्रोटॉन है? 7। तो इलेक्ट्रॉन कितने आएंगे? 7। 7n14 में कुल कितने प्रोटॉन है? 7। तो इलेक्ट्रॉन कितने आएंगे? 7। निकालो भाई, 7 प्रोटॉन 7 इलेक्ट्रॉन। तो 7n14 में, यहां से मैं हल कर रहा हूं, कुल प्रोटॉन बराबर कितने? 7। 7n14 में कुल इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 7। एक प्रोटॉन पर आवेश कितना होता है? 1.6 गुणा 10 की घात माइनस के 19 कूलम। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का आवेश बराबर होता है, बस प्रकृति अलग होती है। प्रोटॉन का आवेश होता है वो धनात्मक प्रकृति का होता है, और इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है वो ऋणात्मक प्रकृति का होता है। तो प्रोटॉन पर आवेश हो गया 1 पे, तो कुल धनावेश कितना हो जाएगा? कुल धनावेश यानी कि 7 गुणा 1.6 गुणा 10 की घात माइनस के 19 कूलम गुणा कर दो। 7 6 के 42 को 2 को 7 एकम 7 4 11, या फिर सीधा लिख दो 16 7 112, और गुणा में क्या आ गया? 10 की घात माइनस के 19 कूलम। ये लो भाई, ये हो गया सवाल। यानी कि कुल धनावेश आ गया। ऐसे ही क्या निकालना है? कुल ऋणावेश। तो एक इलेक्ट्रॉन पर, किस पर? एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश। अब एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश क्या होता है बेटा? वैसे इलेक्ट्रॉन लिख दिया, माइनस मत लगाओ, चाहे लगा दो, दोनों एक ही बात है। माइनस का 1.6 गुणा 10 की घात माइनस के 19 कूलम। माइनस इलेक्ट्रॉन के आवेश की, इलेक्ट्रॉन की प्रकृति को प्रदर्शित करता है। तब कुल ऋणावेश बराबर कुल ऋणावेश क्या हो जाएगा? वही माइनस 7 गुणा माइनस का 1.6 गुणा 10 की घात माइनस के 19 कूलम। तो कितना हो गया? माइनस का 11.2 गुणा 10 की घात माइनस के 19 कूलम। ये सवाल है। यानी कि किसी भी पदार्थ में, किसी भी, अभी तो मैंने केवल परमाणु को बताया, अभी अगला जस्ट सवाल आ रहा है पदार्थ का। एक सवाल घर से दूंगा जो किताब का भी। किसी भी परमाणु में निकालना है तो एक प्रोटॉन का आवेश अपने को पता है, एक इलेक्ट्रॉन का आवेश अपने को पता है। कुल प्रोटॉनों की संख्या निकाल लो, कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकाल लो। जितने प्रोटॉन है जितने इलेक्ट्रॉन है। अब कुल प्रोटॉन की संख्या में एक प्रोटॉन के आवेश का गुणा कर दो, ऐसे कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या में एक इलेक्ट्रॉन के आवेश का गुणा कर दो, तो धन आवेश आ जाएगा। और कौन सा आवेश आ जाएगा? ऋण आवेश। अब मैं यही कि इसी क्वेश्चन में चेंज कर रहा हूं। 7n14 के
इसी क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज करूंगा, और थोड़े से चेंज में क्या परिवर्तन आ जाएगा देखो। 7n14 के 28 ग्राम में कुल धन आवेश और ऋण आवेश कितना होगा। 7n14 के 28 ग्राम में कुल धन आवेश और कुल ऋण आवेश कितना होगा। तो सबसे पहले अब अपने को क्या करना है, सवाल तो वही है, मैंने बीच के 3 अक्षर बदले हैं, एक परमाणु का निकाल लिया ना, तो अब सबसे पहले क्या निकालना है, सबसे पहले चाहिए कि अपने पास 28 ग्राम में परमाणु कितने। जब 28 ग्राम में परमाणुओं की संख्या पता चल जाएगी कि 28 ग्राम में कितने परमाणु हैं, एक परमाणु के आवेश का गुणा कर देंगे, एक परमाणु पे कुल धनावेश कितना आ रहा है उसका गुणा कर देंगे, एक परमाणु पे कुल ऋणावेश कितना आ रहा है उतने का गुणा कर देंगे, बस हो गया सवाल। करना क्या, करो तो, करना तो पड़ेगा। अब देखें 28 ग्राम में कुल धनावेश और ऋणावेश कितना है ये कैसे निकले, उससे पहले क्या निकालना है, 28 ग्राम परमाणु कितना है ये निकालना चाहिए, और उसके लिए मेरे 3 लॉजिक काम में करेंगे, ये जो अपने लिखे हुए हैं यहाँ पे। पहला A ग्राम बराबर 1 मोल, 1 मोल बराबर Na, A ग्राम बराबर क्या हो गया Na, यही पॉइंट है यहाँ पे, कितना दे रखा है 14 ग्राम में, कितने ग्राम में 14 ग्राम में कितने परमाणु होंगे, अवोगाद्रो संख्या के बराबर, तो फिर 1 ग्राम का निकल जाएगा, और 1 ग्राम के बाद मुझे कितने का निकालना है, फिर 28 ग्राम को 28 ग्राम का भी निकल जाएगा। करेक्ट। तो 7n14 के कितने ग्राम में बेटा, 14 ग्राम में परमाणु बराबर Na का मैं सीधा वैल्यू लिख रहा हूं, सीधा मान लिख रहा हूं उसका, ये क्या 6.023 गुणा 10 की घात कितना आ जाएगा 23। तो 7n14 के कितने ग्राम में, 1 ग्राम में परमाणु बराबर क्या आएगा 6.023 गुणा 10 की घात 23, और बटे में कितना आ गया बेटा 14। मुझे कितने ग्राम में निकलवाना है 28 में, तो 7n14 के कितने ग्राम में 28 ग्राम में परमाणु बराबर क्या आ जाएगा 6.023 गुणा 10 की घात 23, और बटे में कितना आ गया 14, और गुणा में कितना हो जाएगा 28 काट दो, 14 दूनी 28 गुणा करो 23 दूनी 46, 0 पॉइंट, और यहाँ पे क्या आ गया 12, और गुणा में 10 की घात 23 परमाणु। यानी कि अपने पास जो 28 ग्राम में परमाणु आ रहे हैं वो कितना है 12.046 गुणा 10 की घात 23 परमाणु। कितने परमाणु आए 12। मुझे कुल धनावेश और ऋणावेश निकालना है, परमाणु थोड़े निकालने हैं, तो निकालो भाई। तब कुल धनावेश अब मैं सीधा करूंगा यहां से, देखो बराबर परमाणु की संख्या कितनी है 12.046 गुणा 10 की घात 23, तो 12.046 गुणा 10 की घात कितना आ गया 23। ये तो परमाणु क्या है संख्या। एक परमाणु में कुल धनावेश कितना है, ये उल्टे तरीके से लिख सकता हूं मैं, पहले एक परमाणु को निकाल के बताऊं आपको, उल्टा करूं, पहले एक परमाणु को निकाले, एक परमाणु कुल धनावेश कितना है या कुल प्रोटॉन कितने हैं 7, तो कुल एक परमाणु का धनावेश क्या हो गया 7 गुणा 1.6 गुणा 10 की घात माइनस के 19, आगे नहीं आ गया। एक परमाणु का कुल धनावेश और गुणा में परमाणुओं की संख्या कर दो 12.046 और गुणा में 10 की घात क्या आ गया 23, इनका गुणा कर लो, जो भी उत्तर आएगा वो क्या आएगा कुल धनावेश का मान। ऐसे किसका आ जाएगा कुल ऋण आवेश का मान, ऐसे किसका आएगा कुल ऋण आवेश, तो ये भी क्या हो जाएगा अपने पास माइनस का लगा दो 7 गुणा 1.6 गुणा 10 की घात माइनस के 19 गुणा 12.046 गुणा 10 की घात 23, यहां पर जो भी उत्तर आएगा वो किसका आ जाएगा एक कुल ऋण आवेश का मान। इस प्रकार से सवाल है, थॉट समझो, लॉजिक समझो। क्या है अपने पास, पहले मैंने बताया इससे जस्ट पहले वाले न्यूमेरिकल में सवाल में कि कैसे निकालना है, तो उसमें क्या किया कुल प्रोटॉनों की संख्या ले लो, कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या ले लो, एक प्रोटॉन के आवेश का गुणा कर दो कुल धनावेश आ गया, एक इलेक्ट्रॉन के आवेश का गुणा कर दो कुल ऋण आवेश आ गया।
ऐसे ही कुल धनावेश आ गया, कुल ऋणावेश आ गया, दोनों के बाद परमाणु हो गया। अब मान लो किसी पदार्थ की मात्रा में निकालना है, तो पहले मात्रा में क्या निकालो, परमाणुओं की संख्या, तो कुल कितने परमाणु है, परमाणु की संख्या निकाल ली। परमाणु की संख्या के बाद अपन ने धीरे धीरे करके एक परमाणु को निकालने का तरीका पहले है, परमाणु की संख्या यहां से निकल गई, सीधा गुणा करो, उत्तर यहां तक आ जाए।